हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि सिंघाने। आज हम बीए पार्ट 2 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी या गरम दलों का क्या योगदान था। इसको इंग्लिश में हम एक्सट्रीमिस्ट फेज कहते हैं। और 1905 से 1919 तक इनका काल था। उग्रवादी लोग का काल था, मतलब नरमपंथी विचारधाराओं का वर्चस्व था। हम पिछला वीडियो में देख चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी विचार या फिर उदारवादी विचारधाराओं का कैसे कार्य करते थे, उनका क्या योगदान था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 1885 में आईएनसी की स्थापना हुई और 1885 से लेकर 1905 तक इनका वर्चस्व रहा, जिसको हम नरम दल या उदारवादी कहते हैं, उदारवादी विचारधारा। तो ये कैसे मतलब कि सरकार से अपने कार्य को मनवाते थे, ये याचना करते थे, लेकिन याचना करते थे, प्रार्थना पत्र ये सब भेजते थे, लेकिन ये सब से कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे दूसरे विचार का वर्चस्व होने लगा, जिसे हम गरम दल कहते हैं या फिर उग्रवादी कहते हैं। इनका काल 1905 से 1919 तक रहा। गरम जो दल था उसका देखिए, ऐसा नहीं है कि उनका विचारधारा एकदम अचानक से आ गया, वो पहले से ही था। जब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब पहले से ही थे, लेकिन इन लोग का उतना वर्चस्व नहीं था, इनको नेगलेक्ट कर दिया जाता था गरमपंथी लोगों को। इसीलिए मतलब कि अचानक कुछ घटना हुई, उनके कारण इन लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आगे आए। तो इन लोगों का कह सकते हैं कि इन लोग का वर्चस्व ना होने के कारण ये शुरू से मतलब कि कुछ कर नहीं पाए थे। उदारवादी विचारधारा का उदय कैसे हुआ था? तो 20 वर्ष में कुछ हासिल नहीं हुआ था, शांतिपूर्ण संवैधानिक रवैये से कुछ हासिल नहीं हुआ था। सबसे पहला असंतुष्टि का कारण तो यही था। और फिर उसके बाद उग्रवादी लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन लोग को लगने लगा था कि ऐसे रवैये से कुछ हासिल नहीं होगा। सरकार मतलब कि उतना सरकार भी नेगलेक्ट करने लगी थी, नरमपंथी विचारधाराओं को उतना महत्व नहीं दे रही थी। 1892 में हम देखे थे पिछला वीडियो में कि परिषद अधिनियम आया, जिसमें नरमपंथी दल की मतलब कि हम उपलब्धियां में गिने थे इनको, लेकिन इसका भी कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कह सकते हैं कि छवि बनाया ये गरमपंथी, तो एक घटना हुई थी उसके कारण। 1892 में महाराष्ट्र के पुणे में प्लेग फैल गया था, अनेक लोग मर रहे थे। तो उसके जांच के लिए एक कमेटी बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो वो महिलाओं के साथ जो मतलब जांच करने जाती थी, तो वो महिलाओं के साथ अभद्र कुकृत्य का मामला सामने आया, वो अभद्र व्यवहार करती थी, ये मामला सामने आया। तो बाल गंगाधर तिलक अपने केसरी पत्रिका द्वारा मतलब ब्रिटिश के मतलब कह सकते हैं कि ब्रिटिश का जो कुकृत्य था उसको उजागर करने का कार्य किए थे। फिर उसके बाद देखिए, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था गरमपंथी लोगों का। हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से मतलब लोगों के मस्तिष्क में गरमपंथी नेताओं का चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर सामने आने लगा और लोगों को लगने लगा कि इनका सपोर्ट करना चाहिए। इस घटना को पढ़ रहे चाप कह सकते हैं चापेकर बंधु प्रभावित हुए। एक सेकंड फ्रेंड्स, रुकिए। इस घटना को पढ़कर जो केसरी पत्रिका में बाल गंगाधर तिलक ने लेख लिखा था, शिवाजी के उद्गार लेख में इस घटना का वर्णन किया था, जो स्त्रियों के साथ जो प्लेग बीमारी फैली थी, तो उस घटना के जांच के दौरान जो स्त्रियों लोग के साथ कुकृत हुआ था उसका वर्णन किए थे बाल गंगाधर तिलक। इस लेख से प्रभावित होकर जो चोपकर बंधु थे, प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंडे ले आयरस्ट की हत्या कर दी। तो मतलब बाल गंगाधर तिलक मतलब जो केसरी पत्रिका में लिखे थे, ब्रिटिश के चेहरे को उजागर किए थे, उससे प्रभावित होकर मतलब चोपकर एक बंधु था, मतलब ब्रिटिश प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेमडे और लेह आयरस्ट की हत्या कर दी गई थी। तो इस हत्या के वजह से क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक को 18 माह की सज़ा सुनाई, क्योंकि ब्रिटिश को लगा कि ये हत्या उनके लेख के कारण हुई। और इस घटना के बाद बाल गंगाधर तिलक को राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए। वो इस घटना के बाद मतलब कि राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए। इस प्रकार से लोगों के मन में बैठ गया था
कि और सबको लगने लगा था कि ये मतलब कि डरते नहीं हैं किसी से और ब्रिटिश का खुला विरोध करते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये तो था ही, फिर उसके बाद ये भी हुआ कि जो कर्जन के कार्य में कह सकते हैं कि उदारवादी विचारधाराओं का उदय का ये भी एक कारण था कि कर्जन के काल, जब कर्जन यहाँ पे आए थे, वायसराय बनकर भारत आए थे, तो नरमपंथी वायसराय के रूप में उनका स्वागत क्यों की थी? उनको लग रहा था कि पहले के जो वायसराय हैं उनसे अच्छे कर्जन होंगे, हम लोग की मांगों को मानेंगे। लेकिन कर्जन साम्राज्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, वो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। शासन में सख्ती बरत दिया, मनमानी तरीके से अपना नियम थोपते थे भारतीयों पे। कर्जन ने कांग्रेस का मजाक भी उड़ाया। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसका अगर फैक्ट नहीं लिखते हैं तो वो आंसर हल्की हो जाती है। अगर फैक्ट लिख देते हैं तो मतलब कि एक कह सकते हैं कि प्रूफ के तौर पे वो मतलब नंबर मिलने का चांस, और मतलब कि कह सकते हैं एग्जामिनर को देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और नंबर भी उससे मिलता है। और एक फैक्ट मतलब कि कोई चीज़ हम बोल नहीं है लेकिन उसके पीछे एक फैक्ट भी तो होना चाहिए। तो कर्जन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया, तो इसका प्रूफ दीजिए कैसे मजाक उड़ाया? तो भारत सचिव हैमिल्टन को लेख लिखा था, मतलब कि पत्र लिखे थे और पत्र में कहे थे कि कांग्रेस का पतन हो रहा है, मैं यहाँ रुक कर उनके मतलब कि शांतिपूर्ण पतन में सहयोग करूँगा, ये कह रहे हैं। मतलब कर्जन के द्वारा कहा गया है। और वो क्या बोले कि अपने कार्यकाल में इसे ख़त्म होते देखना चाहता हूँ। मतलब कांग्रेस को वो अपने कार्यकाल में ख़त्म होते देखना चाहते हैं। और कह सकते हैं कि इसलिए जो अलग विचारधारा के लोग थे उनका विचार उग्रवादी होने लगा और धीरे धीरे वो एक अलग गुट का निर्माण करने लगे। और कांग्रेस को वो गंदी चीज़ भी कहें, देशद्रोही संस्था भी कहें, कर्जन के द्वारा मतलब बहुत मजाक उड़ाया गया और कांग्रेस को गंदी चीज़ और देशद्रोही ये सब कहा गया था। अब आगे देखते हैं। कलकत्ता महानगर पालिका के निर्वाचन सदस्य की संख्या कम कर दी गई। मतलब कि कर्जन का जो रुख था भारतीयों के प्रति बहुत मतलब कि कहते हैं हीन नज़र से देखते थे। और कलकत्ता महानगर पालिका के निर्वाचित सदस्य की संख्या को कम कर दिए थे और मनोनीत की संख्या बढ़ा दी गई थी। इससे तो जनतांत्रिक को कम करने का प्रयास किया गया था। निर्वाचित सदस्य को कम कर दिया गया था और वो उनके द्वारा चुना गया सदस्य को वहाँ पे सदस्यता मिली थी। और सबसे बड़ा असंतुष्टि का कारण तो बना 1905 बंगाल विभाजन सबसे बड़ा असंतुष्टि का कारण बना। इन सब कारणों जो मैंने बताया इससे जनता को तो असंतुष्ट थी ही और कांग्रेस के अंदर दो गुट भी पनप गए थे। इन सब चीज़ से फ्रेंड्स प्रभावित होकर मतलब कि कांग्रेस में जो गर्मपंथी थे वो सोच रहे थे कि अगर हमारा नेतृत्व रहता, कांग्रेस में वर्चस्व रहता तो हम ब्रिटिश सरकार को बहुत अच्छे से जवाब देते। वो शांतिपूर्ण रवैये से मतलब सुनने वाले नई व्यक्ति हैं। अगरम दल या उदारवादी दल की विचारधाराएं एवं कार्य प्रणाली को अब हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। तो गरम दल और उग्रवादी विचारधाराओं के कार्य प्रणाली को देखेंगे। उदारवादी नेताओं मतलब उनका विश्वास था शांतिपूर्ण तरीकों से मतलब कि ब्रिटिश सरकार से कोई भी बातों को मनवाने में, कोई भी चीज़ों को वो देते थे, याचना पत्र ये सब देते थे। लेकिन नरमपंथी जो थे, उदारवादी या नरमपंथी फ्रेंड्स एक ही हुआ। तो नरमपंथी मतलब याचना पत्र देते थे, नरमपंथी स्वामी भक्त करते थे और वो सरकार को न्यायप्रिय समझते थे। सरकार को नरमपंथी लेकिन एक देखिए फ्रेंड्स, जो नरमपंथी थे वो स्वामी भक्ति करते थे, सरकार का न्याय प्रिय समझते थे सरकार को नरमपंथी विचारधाराएं के लोग। लेकिन गरमपंथी इस चीज़ को नहीं मानते थे। तो आपसे मतलब कि पूछेगा, मतलब फैक्ट दीजिएगा ना आप आंसर में कि कैसे वो सरकार को मतलब कि नहीं मानते थे कि वो न्याय प्रिय है या फिर कुछ भी। तो कोटेशन लिख दीजिएगा प्रूफ के तौर पे कि लाला लाजपत राय कहते हैं कि 20 सालों में 1885 से 1905 तक हम लोग को रोटी नहीं मिला, पत्थर मिला।
बाल गंगाधर तिलक तो मतलब कि उसको भीख मांगने वाली संस्था कांग्रेस को बोल दी। मतलब कि वो बहुत शांति प्रिय थी, संवैधानिक तौर तरीके से काम करती थी, लेकिन फिर भी तो कोई स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ, कुछ भी तो नगण्य परिवर्तन हुआ था। इसीलिए उन लोग मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत खफा थे कांग्रेस की ये नरमपंथी विचारधारा से। अपनी मांगों को देखिए, इनका इनका क्या चीज़ पे विश्वास था, इनका क्या कार्य प्रणाली था। उनका तो था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, और इनका क्या कार्य प्रणाली था गर्मपंथी लोगों का, ये अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से मतलब रखेंगे, ये इनका कहना था। लेकिन जब ये मांगे नहीं मांगी जाएंगी तो सक्रिय आंदोलन करेंगे। लेकिन नरमपंथी क्या करते थे, मांगी भी जाए तब भी ठीक है, नहीं भी मांगी जाए तब भी वो कोई सक्रिय आंदोलन नहीं करते थे। सक्रिय आंदोलन का मतलब ये होता है जुलूस, बहिष्कार, हड़ताल, मतलब वस्तु का भी बहिष्कार, शिक्षा, नौकरी बहिष्कार करेंगे तो मतलब पूर्ण तरीके से करेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे बल क्या दिया गया है, वो करेंगे तो ये सब चीज़ सक्रिय आंदोलन। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अहिंसात्मक तरीका नहीं होगा, अहिंसा नहीं होगा। अगर हिंसात्मक क्रांतिकारी नेताओं जैसे कि हम चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे नेता लोग को देखते हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान था स्वतंत्रता दिलाने में हमारे देश को। लेकिन इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और यही गर्मपंथी से थोड़ा हट के यही क्रांतिकारी, जिसको कह सकते हैं कि इन लोग को ट्रस्ट था, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सब क्या करते थे, तो ये हिंसात्मक तौर तरीका को अपनाते थे। बमबाजी, मराने में भी पीछे नहीं हटते थे, कुछ भी मतलब हत्या वत्या सब कुछ कर देते थे। लेकिन जो गर्मपंथी था वो बस आंदोलन, बहिष्कार, जुलूस, ये प्रदर्शन ये सब करता था। मतलब कि उन लोग अहिंसात्मक रवैये तौर तरीके से प्रदर्शन करता था, हिंसा नहीं करता था। राजनीति और उनका क्या मांग था कि राजनीतिक सुधार पहले, धार्मिक और सामाजिक सुधार बाद में। और वो क्रमिक परिवर्तन पे विश्वास नहीं करते थे, वो पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। तो ये क्रमिक परिवर्तन क्या हुआ, जैसे कि हम 20 मांग को रखें तो 20 में से ब्रिटिश सरकार 1-2 मांग को मान ली और बोली कि बाकी को हम धीरे धीरे मांगे। तो ये नहीं, अगर 20 हम मांग रखें तो 20 मांग मेरा मानना चाहिए, मतलब ब्रिटिश सरकार मांगे। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि गरम दल के नेता कौन कौन थे। हम नरम दल के नेता को तो देख लिए हैं, गरम दल के नेता में देखते हैं कौन कौन थे। गरम दल के नेता में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस थे, अरविंद घोष, यही सब थे। अब हम देखेंगे कि नरम दल और गरम दल के विचार में अंतर क्या है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। पट्टाभी सीतारमैया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा है। पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के, कह सकते हैं गांधी जी के प्रिय थे। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। सरकार के अंतर्गत वो क्रमिक विकास करना चाहते थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक सरकार को ही हटाना चाहते थे। यही अंतर था, वो क्रमिक विकास करना चाहते थे। नरमपंथी नेता कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, वो सरकार के अंतर्गत क्रमिक विकास चाहते थे। लेकिन गरम दल के नेता जो बाल गंगाधर तिलक थे वो क्या चाहते थे, तो वो सरकार को ही, ब्रिटिश सरकार को ही हटाना चाहते थे। गोखले सरकार के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे, मतलब शासन में अपनी भागीदारी, मतलब भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए, ये सब चाहते थे। लेकिन तिलक स्वराज की मांग करते थे, वो अपना राज्य ही चाहते थे, मतलब उनका शासन हो, सत्ता हो, भारतीयों का शासन सत्ता हो। लेकिन गरमपंथी स्वशासन चाहते थे। गोखले वर्तमान व्यवस्था में सुधार चाहते थे, मतलब नरमपंथी क्या चाहते थे, तो वर्तमान व्यवस्था में सुधार चाहते थे। और तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा व्यवस्था को ही बदलना चाहते थे। देखिए फ्रेंड्स, हम देख लिए दोनों विचारधाराएं, दोनों की मतलब कि लोगों का ऐसा विचार है, मतलब दोनों की विचारधाराओं में जमीन आसमान का अंतर था। और यही कारण था कि उग्रवादी विचारधारा की उत्पत्ति हुई। कुछ विदेशी कारकों का भी प्रभाव, देखिए फ्रेंड्स, लोगों का भी विचार धीरे धीरे, जो कह सकते हैं कि नरमपंथी विचारधारा से उठने लगा था, वो भी गर्मपंथी विचारधारा को महत्व देने लगे थे। क्योंकि इन लोग का विचार जो था वो खुला विचार था, वो ब्रिटिश का एकदम खुले तौर पे, खुले बातों से मतलब कि
जवाब देते थे और प्रदर्शन जुलूस ये सब करते थे, जिससे ब्रिटिश सत्ता प्रभावित होती थी। तो कह सकते हैं कि कुछ विदेशी कारणों के कारण भी प्रभाव उग्रवादी नेता लोग पे ज़्यादा पड़ा। तो वो क्या कारण था? 1896 में इथोपिया इटली को हरा दिया। 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया, मतलब पराजित कर दिया। इससे उग्रवादी विचारों को बल मिला। लेकिन नरमपंथी पहले क्या सोचते थे कि ब्रिटिश से टकराया नहीं जा सकता है, बहुत शक्तिशाली है, नरमी से प्रार्थना करेंगे तो वो हम लोग की मांगों को मानेंगे। लेकिन दो घटना हुई। अफ्रीका का इथोपिया जो छोटा सा देश था वो इटली को हरा दिया, और छोटे से देश जापान ने रूस को हरा दिया। रूस को समझिए। और तो उग्रवादी का कहना था एकजुट होकर हम विरोध करेंगे तो ब्रिटिश को यहाँ से भगाया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय, हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय घटना ने बहुत ज़्यादा बल दिया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच।